शुरू कर दें। हाँ, चलिए बच्चों, आपका क्लास जो कॉन्ग्रुएंसी का हम लोग कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में हम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। आज भी हमारा जो काम है कुछ क्वेश्चन करेंगे और उससे रिलेटेड मैं कुछ कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताऊंगा। और आज कॉन्ग्रुएंसी को मैं ख़त्म करने वाला हूं। आपसे ये मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप जो है अब क्वेश्चन बैंक इसका खरीद लो एसएससी का, और उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। हालांकि मैं क्वेश्चन लगभग करवा दे रहा हूं, फिर भी उसके बाद यदि और भी कोई दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन करने से आपको कॉन्सेप्ट जो होगा डाइल्यूट होगा, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक, तो क्वेश्चन करना बहुत जरूरी चीज है। चलते हैं, आज भी क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूं। इसको पढ़िए और बनाइए। कह रहा है कि ट्रेंगल बी पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल ए एस आर, और एंगल ए, एंगल आर और एंगल एस में रिलेशन दे रखा है, एंगल क्यू पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन कहाँ का है, सीजीएल 2022 का है। तो पहले जो ये कॉन्ग्रुएंस दे रखा है, ये ऐसे लिखने का मतलब ही होता है कि यह क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट के हिसाब से दे रखा हो। तो बस इसका क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ओपन करते हैं। पी पी क्यू, और दूसरा जो ट्रायंगल है पी के क्रॉसपॉन्डिंग ए एस और ये आर, कोई दिक्कत नहीं। एंगल ए, एंगल आर और एंगल एस में रिलेशन दे रखा है, मतलब इसमें रिलेशन है, हमको क्यू निकालना है, ये निकालना। अच्छा, क्यू निकालने के लिए यदि हम आर निकाल दें तो मेरा काम बन जाए, क्योंकि इफ टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, दो त्रिभुज यदि सर्वांगसम होते हैं तो उसका संगत कोण आपस में क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का मेजरमेंट बराबर होता है। हमने यहाँ ये कॉन्सेप्ट का यूज किया, मतलब यहाँ क्यू का मेजरमेंट निकालना दिस इज सेम एज कि आर का मेजरमेंट निकाल दो। अब देखो हमारे पास एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ एक क्वेश्चन होता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, आपको याद होगा तो मैंने पिछले कुछ क्लास पहले में आपको बताया था, यदि कुछ ऐसा क्वेश्चन हो जाए k1a इक्वल्स टू k2a इक्वल्स टू k3a, इसको b कर लो। ठीक, इसको रेशियो में मैंने कन्वर्ट करना बताया था कि आपको लिखना है यदि a इज टू b इज टू c, तो आप इसको लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ k1 k2 k3 निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं। y पहला के लिए a के लिए k1 इज टू दूसरा के लिए एलसीएम ऑफ k1 k2 k3 डिवाइड बाय k2, एंड दिस इज टू LCM of K1 K2 K3 बाई K3। मतलब इस इंफॉर्मेशन से हम इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, और मैंने आपको बताया था कि रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसका एक बेनिफिट है कि हम रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कैसे मैंने आपको बताया था, इसको देखो थोड़ा सा मैं हट रहा हूं, और फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि मान लो कि हमारे पास a इज टू b इज टू c दे रखा है। a, तो a कितना फ्रैक्शन है, a के लिए लिखते हैं a बाय a प्लस बी प्लस सी, ऐसे आसान होता है करना। b के लिए लिख लेंगे b बाय a प्लस बी प्लस सी, और c के लिए लिख लेंगे c बाय a प्लस, मैं ये पिछले क्लास में करवाया था। और यदि एंगल को, ये ट्रेंगल का एंगल है तो किसका इतना पार्ट होगा, तो होल का, यहाँ होल क्या है 180, तो एंगल है ट्रेंगल पे बात कर रहा है, और ये एबीसी ट्रेंगल का एंगल है। तो हम कैसे करेंगे, दैट मल्टीप्लाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 180, मतलब अब हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हमने क्वेश्चन देखा उसमें थोड़ा सा अलग है। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप देख लो। जैसे हमारे पास अब दे दिया a बाय k1, ये रिलेशन है, इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है तो a इज टू b इज टू c लिखना है, तो ये आ जाता है k1 इज टू k2 इज टू k3।
और फ्रैक्शन में डिवाइड करना है तभी तो पीछे बताए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इसको आसानी से कर लेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसको करें कैसे करेंगे, देखो हमारे पास A/R/S दे रखा है, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो, मैं यहां कर दे रहा हूं। हमारा हो जाएगा एंगल A/एंगल R/एंगल S, ये हो जाएगा 1:, ये 3 है, 3:1, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको R निकालना है, और ये पूरा क्या है भाई, ABC ट्रायंगल का एंगल है, मतलब यदि इसको फ्रैक्शन के रूप में समझे तो हम कह सकते हैं R जो होगा, इसका मेजरमेंट कितना होगा भाई, तो R जो होगा, R के क्रॉसपोंडिंग क्या है 3 बाई टोटल कितना है 3 1 4 1 5, और किसका इतना पार्ट होगा 180 का, क्योंकि ये ABC ट्रायंगल का एंगल है, बस खत्म। और 36 3 जा तो 18 3, इसका आंसर कितना हो गया 108 है कहीं, देखो ये आपका काम क्या है कि ये इसको ध्यान में रखना, मतलब ये वाला, ये हमारे पास ये दे रखा है और इसको हम कैसे रेशियो में कन्वर्ट कर लिए, ये हमने कॉन्सेप्ट यूज किया। मैं विश्वास करता हूं कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। मैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, आप इसको करो तो क्वेश्चन कब का है, CGL 2022 प्री का है, इसको पढ़ो। कह रहा है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF एक दूसरे के सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है, और P का मेजर दे रखा है और D+C निकालना है। तो कॉन्ग्रुएंट है तो पहला काम फिगर ओपन करते हैं, देखो बाबू छोटा बना रहे हैं इस बार ABC, अब इधर क्या होगा DEF, तो A के क्रॉसपोंडिंग D, B के क्रॉसपोंडिंग E, और ये F, कोई दिक्कत नहीं, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो दे आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे एंगल भी आपस में इक्वल होने वाला है। हमको निकालना है एंगल D प्लस एंगल C, एंगल D इसमें है और C इसमें, इसको किसी एक ट्रायंगल में करने का प्रयास करो, इसको X मान ले तो ये यहाँ X हो गया और ये Y, मतलब ये एक ट्रायंगल में आ गया। अब एंगल B का मेजरमेंट दे रखा है 30, ये 30 है, अब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, मतलब हम यूज करेंगे X प्लस Y प्लस 30, ये 150 है, तो X प्लस Y का वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉरी 180 है, इसको उधर कर लेंगे तो 180 माइनस 30 कितना आ जाएगा भाई, ये 150। तो हमारा D प्लस C कितना आया, मतलब दिस प्लस दिस कितना है भाई 150 है कहीं ऑप्शन, 150। हमने क्या यूज किया कि यदि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है, तो उसका संगत कोण क्रॉसपोंडिंग एंगल आपस में इक्वल होने वाला है। देखो इसलिए हमने D का जो क्रॉसपोंडिंग एंगल हमने चुना वो ये चुना, और इसको इक्वल करके हम इस पर काम कर लिए, दिक्कत नहीं। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो मैं फ्रेम से हट रहा हूं, इसको पढ़ो, देखो ये CGL का क्वेश्चन है, पढ़िए तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में AB और PQ का मेजरमेंट इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है, देन टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय द क्राइटेरिया SAS इफ दिस, हिंदी में पढ़ लीजिए इसको। अच्छा एक चीज बताओ, SAS क्राइटेरिया कहता क्या है, कहता है टू ट्रायंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, दो त्रिभुज सर्वांगसम कहे जाएंगे बाय SAS यदि त्रिभुज का दो भुजा और उसके अंतर्गत कोण, उनसे बनता हुआ कोण, मतलब टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल, ये अंडरलाइन करने वाला है, ये जो एंगल है कहीं से नहीं ले सकते हो, ये एंगल इंक्लूडेड एंगल है। चलो इसको करते हैं, देखो पहला काम फिगर बना लो, रफ फिगर, ABC हमने लिखा और PQR लिखा, अब एंगल B एंगल Q के इक्वल है, ये और ये आपस में इक्वल है, और AB PQ के, देखो ये साइड मिला, ये एंगल मिला, अब ये साइड यदि मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों साइड और इससे बनता हुआ कोण, ठीक ना, मतलब तब SAS सेटिस्फाई हो जाएगा,
ये दो साइड लिए और इससे बनता हुआ कोण लिया, ये दो साइड लिए और इससे बनता हुआ कोण आपस में इक्वल है, तब ये दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या चाहिए, चाहिए कि BC आपस में QR के इक्वल होना चाहिए। तो दिक्कत नहीं, इक्वल होने से क्या फायदा होगा कि देखो ये दो साइड इन्वॉल्व हो रहा है और ये एंगल हो रहा है, तो भाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ये एक दूसरे के सर्वांगसम कहे जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू QR, ये पहला ही है। कोई दिक्कत नहीं, इसको एक बार देखो तो मैं फ्रेम से हट रहा हूं, ये काफी आसान है। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको मैं आपसे पूछता हूं, जो जनरल क्वेश्चन है सर्वांग क्षमता का यूज करके। कई ऐसा क्वेश्चन हमने 2 क्वेश्चन उससे लिए हैं। पहला, आप मिरर के बारे में पढ़े होंगे, मिरर को दर्पण कहते हैं हिंदी में, प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण के बारे में। तो आप यदि उससे इमेज फॉर्मेशन प्रतिबिंब बनने का यदि कंडीशन आप पढ़ते होंगे तो कहता है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से जितना होगा, इमेज का डिस्टेंस मिरर से उतना ही होगा। अब ये क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों, अभी तक तो हमको रटवाया गया है कि प्लेन मिरर का ये कंडीशन है कि जितना दूर ऑब्जेक्ट रखोगे इमेज भी उतने दूर रखते हैं। तो इसको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के मदद से हम इसको दिखा सकते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारा ये हमारा एक प्लेन मिरर है, ठीक, थोड़ा सा भी हटाते हैं और इसका ये पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, इधर वाले पार्ट को पॉलिश कर दिया गया है, ये इधर वाला पार्ट पॉलिश्ड है, कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक, अब हम कोई एक ऑब्जेक्ट यहां रखे हुए हैं और यहां से जो इसका डिस्टेंस है ये डिस्टेंस x है। अब इसका जो इमेज बनेगा मिरर में, हमको दिखाना है कि वो भी जो डिस्टेंस है उसका भी डिस्टेंस x ही होगा। मतलब मान लो कि यहां एक इमेज बना तो इसका भी डिस्टेंस x ही होगा। अब हमको इसको दिखाना है। देखो, इसको करने के लिए हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का सर्वांगसम त्रिभुज का कैसे इस्तेमाल करेंगे, आपको यदि याद होगा कि आप इमेज फॉर्मेशन के लिए हम 2 रे लेते हैं, 2 इंसिडेंट रे, ताकि जहां पर 2 रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करता है तो वहां इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो 2 रिफ्लेक्टेड रे के लिए हमको 2 इंसिडेंट ले लेना पड़ेगा। एक रे लिया, यहां से निकला परपेंडिकुलर, यहां एक ऑब्जेक्ट, एक रे लिए इसके परपेंडिकुलर। यदि परपेंडिकुलर फॉल किया तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको याद होगा, क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक ना, आई और आर आपस में इक्वल है। यदि हम इसको नॉर्मली फॉल किए, 2 वार्ड नॉर्मल किया, तो इस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू 0 हो जाता है, आपतित कोण का वैल्यू 0 हो जाता है, तो इसलिए परावर्तित कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उसका वैल्यू 0 होगा। मतलब यदि कोई रे बिल्कुल ऐसे आया तो उसको इसी रास्ता से लौटना पड़ेगा। हम इसको ऐसे लाए और इसको उसी रास्ता से लौटा लिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं इधर वाले पार्ट को इरेज कर लेता हूं। दूसरा, हम एक रे को कुछ इंक्लाइंड हम लेके गए, ठीक। अब देखो, ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्शन के लिए हमको यहां क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल बनाना पड़ेगा, है ना। अब ये क्या होगा भाई, ये इधर रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्लेक्ट करेगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। देखो, ये 2 रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास, इसको डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाया, ठीक, और एक यहां है। इमेज यहां बना, हमको दिखाना है कि यदि ये x है तो ये भी x होगा, मतलब ये डिस्टेंस यहां से ये मतलब यहां से ये डिस्टेंस x है तो यहां से ये भी डिस्टेंस x होगा, ठीक। करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, देखो यहां पर 2 ट्रायंगल बना और हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज करेंगे। देखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यदि ये I है तो ये भी एंगल I हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, देखो ध्यान से। और ये I है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी I हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि 2 लाइन इंटरसेक्टिंग है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण आपस में सेम होगा।
ये आई हो गया। अब देखो ध्यान से, ये एक लाइन है, ठीक ना। अब दो लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे के पैरेलल होगा? बिल्कुल। क्यों भाई? देखो ये क्या है भाई, 90, दोनों का सम कितना आ गया, 180 डिग्री। बाय द कन्वर्स ऑफ सम ऑफ कोइंटर एंगल, तो कहता है कि किसी भी दो लाइन के बीच का जो एंगल है उसका सम यदि 180 हो जाए तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के समानांतर कहे जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। मतलब समअपसह अंतः कोण का सम 180 है, इसका मतलब कि ये लाइन एक दूसरे के समानांतर है, मतलब ये और ये एक दूसरे के पैरेलल हो गया। क्यों? क्योंकि ये भी मिरर पे परपेंडिकुलर है और ये भी मिरर पे, क्योंकि नॉर्मली ये मिरर पे परपेंडिकुलर है, ये दोनों पैरेलल। देखो ये आई तो ये एंगल आई, और ये आई तो ये एंगल आई। कैसे भाई? अल्टरनेट इंटीरियर, है ना, एकांतर अंतः कोण के गुण से। अब हम ट्रायंगल ओ ए बी और सी, देखो हम दो ट्रायंगल चुनते हैं, इन ट्रायंगल ओ ए बी तथा इन ट्रायंगल ए बी सी। यदि आप ध्यान से देखो तो एंगल ए इधर से, मतलब एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल बी ए सी, इसका मेजरमेंट 90 है। मतलब मैं करना क्या चाहता हूं, मैं इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना चाह रहा हूं। इसमें पहला इंफॉर्मेशन हमको मिला। दूसरा, एंगल ओ और एंगल सी आपस में इक्वल है, इस दोनों का मेजरमेंट क्या है भाई, आई आई है, ठीक। और यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ए बी आपस में दोनों में कॉमन है, ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन है दोनों। तो बाय एंगल एंगल साइड हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ज्यों ही त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हुआ तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगा। अब बताओ ओ ए का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होने वाला है, ओ ए का कॉरस्पॉन्डिंग होगा ओ सी। कोई दिक्कत नहीं, कैसे होगा तो इसको ओपन करके देख लेना, मैं यहाँ रफ बना देता हूं, क्योंकि तुम लोग करोगे या नहीं करोगे इसका कोई गारंटी नहीं है। ए बी ओ। अब दूसरा ट्रायंगल देखिए, ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए, ओ किसके इक्वल है, सी पर, तो सी लिख दिया, बचा क्या यहाँ बी। अब देखो ओ ए का कॉरस्पॉन्डिंग क्या दिख रहा है, ओ सी दिख रहा है ना। मतलब ओ ए क्या है, ओ ए है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से, यहां से यहां तक का दूरी, और ओ सी क्या है, इमेज का डिस्टेंस मिरर से, और दोनों का मेजरमेंट इक्वल है क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हो गया कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल का। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लेन मिरर के केस में जितना दूर ऑब्जेक्ट रखते हैं उतने दूर इमेज का फॉर्मेशन होता है। और इसमें किस तरह से हमने इसको प्रूव किया, तो हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का सर्वांगसम त्रिभुज का हमने उपयोग किया। कोई दिक्कत नहीं, तो इसलिए मैथमेटिक्स का उपयोग हम लोग फिजिक्स में भी करते हैं, है ना। ये फिजिक्स से भौतिकी है, और भौतिकी में हम यदि दिखाना है कि प्लेन मिरर से क्या इमेज का कंडीशन, तो मैं इस तरह से इसको दिखाता हूं। आप एक बार इसको देखो। अब दूसरा एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, अभी थैंक यू नहीं होगा। देखो आप किसी मिरर के एक किनारे पे खड़ा हो, ओ सॉरी, नदी के एक किनारे पे खड़ा हो। अब कंडीशन दे दे कि आप इस नदी को पार नहीं कर सकते हो, बिना पार किए उस नदी का चौड़ाई ज्ञात करो, ब्रेथ ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करोगे? मतलब मान लो कि ये रिवर है, ठीक, इसमें ये पानी भरा हुआ है। अब तुम यहां खड़ा हो इस पॉइंट पर, रिलैक्स लिखता हूं तो रेड पे दिख, इसका नाम ए दे दिए। अब कंडीशन है कि तुम इसको बगैर पार किए हुए ये बताओ कि इसका जो चौड़ाई है ये डी कितना है, कैसे निकालोगे? ठीक, ये क्वेश्चन ज्यादा इफेक्टिव होता है जब मैं इसको ट्रिग्नोमेट्री से जोड़ता, हालांकि अभी यहां पर देखो इसको। अब मैं क्या करूंगा कि बिल्कुल इसके सामने एक पॉइंट मैं रिवर पे चुन ली, दिस इज रिवर के दूसरे किनारे पे, दूसरे बैंक पे, और इसका नाम हमने बी दे दिया इस पॉइंट का। कोई दिक्कत नहीं। अब जिस किनारे पे तुम हो उस किनारे पे कोई एक और पॉइंट हम चुन लिए,
इसका नाम सी दे देते हैं, दे दिया, दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, ए सी एक लाइन सेगमेंट दिख रहा है, तो इसका कोई ना कोई मिड पॉइंट होगा ना, मिड पॉइंट ढूंढ लिए, और इस मिड पॉइंट का जो नाम है हम कुछ एम दे देते हैं, दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना है, ये बिल्कुल इसके अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, दिक्कत नहीं। अब देखो हम क्या करेंगे, हम सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये इस परपेंडिकुलर है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको एम से मिलाओ, मिलाए, और इसको आगे एक्सटेंड कर दो, कर दे, कहीं ना कहीं जाके इस पे कट करेगा, और जिस पॉइंट पे कट किया उसका नाम डी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा काम क्या है, हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, और जो ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो उसके बाद हम क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट का, क्रॉसपॉन्डिंग भाग का उपयोग करके हम बताएंगे कि इसको मेजर करना ये इक्विवेलेंट है कि आप किसी दूसरे चीज को मेजर कर लो। अब किसको मेजर कर लो, प्रूव करने के बाद, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद मैं आपको बताता हूं। तो मेरा मोटिव है कि हम इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। अब ध्यान से देखो, तो हम जो ट्रायंगल ले रहे हैं मैं इधर लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल ABM एन ट्रायंगल MDC। ध्यान से इसको थोड़ा देखो, तो इस दोनों त्रिभुज में एंगल A का मेजरमेंट इसमें 90 है और इसमें एंगल C का मेजरमेंट 90 है, तो यहां लिख दो एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, क्यों भाई, दोनों 90 है। दूसरा बाबू, यदि आप ध्यान से देखें तो ये लाइन टेढ़ा दिख रहा है, लेकिन ये एक ही लाइन है, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो याद देखो, दो स्ट्रेट लाइन जब प्रतिच्छेद करता है तो शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण आपस में समान होगा, मतलब एंगल BMA का जितना मेजर है उतना ही मेजर होगा एंगल CMT के, क्यों भाई, VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम। आप समझ में आ रहा है, पक्का, ये और ये आपस में हमने इक्वल किया, उधर लिखा। अब ध्यान दो, M क्या है, M AC का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो ये और ये आपस में इक्वल होगा, मतलब AM और MC का मेजरमेंट आपस में इक्वल होने वाला है, क्यों भाई, क्योंकि M जो है मिड पॉइंट है। अब ध्यान से देखो, हमारे पास दो एंगल मिला और एक साइड मिला, तो बाय एंगल, एंगल साइड, हम कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल। अब ज्यों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट पर काम करते हैं। ध्यान से देखो, अब कहां लिखें, इसके लिए जगह ढूंढना पड़ेगा, ऊपर ही लिख देते हैं, दिख रहा है ना, हाँ। पहला ट्रायंगल का नाम लिख दो BAM। अब दूसरा ट्रायंगल को लिखते हैं, दूसरा ट्रायंगल का 90 कहां बन रहा है भाई, तो C पर। अब देखो, ये एंगल M किसके इक्वल है, AB, ये C नहीं, ये M है, ये जो आपको, ये M है, ठीक ना। अब ये एंगल M किसके इक्वल है, इधर से ये एंगल M, तो यहां M लिख दिया, और ये पोजीशन किसका बच गया, D का, बस। ये तो क्रॉसपॉन्डिंग के पार्ट से खोल दिए हिसाब से। अब ये ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हुआ इस तरह से। अब कर रहा है, जब ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो AB किसके क्रॉसपॉन्डिंग है, हमको AB का ही निकालना है ना, AB DC के क्रॉसपॉन्डिंग है ना। तो AB का लेंथ निकालना, दिस इज सेम एज इसका लेंथ निकालना, मतलब यदि हम इसको फाइंड आउट कर देंगे तो हमको रिवर को बिना क्रॉस किए इसका ब्रेथ हमको मिल जाएगा, इसका चौड़ाई मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये हमने जो फाइंड किया, यहाँ पर हमने जो कॉन्सेप्ट यूज किया वह सर्वांगक्षमता का कॉन्सेप्ट यूज किया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज किया, दिक्कत नहीं। इसको पढ़िए, अब मैं समराइज करता हूं, एक बार इसको देखो। चलो मैं अब समराइज कर देता हूं इस टॉपिक में मैंने क्या पढ़ा, और इस टॉपिक का कोर क्या है। कोर है कि आप कांग्रुएंस कीजिए, और दूसरा इसके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट को समझना है कि कौन किस पर ओवरलैप हो रहा है। और मैंने आपको एक बार और बताया था कि जब भी हम डिफिनेशन पढ़ते हैं तो उसको उसी प्रारूप से पढ़ेंगे, तो जो हम क्राइटेरिया पढ़ेंगे अपने हिसाब से उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो अब हम ट्रायंगल के लिए कितना क्राइटेरिया पढ़े उसको करवा देता हूं रिकॉल एक बार, और यदि ट्रायंगल कांग्रुएंट है तो हमको क्या मिलता है। देखो, हमने जो ट्रायंगल के लिए पढ़ा है क्राइटेरिया, पहले हमने पढ़ा है साइड एंगल साइड,
आप इसका स्टेटमेंट रिकॉल करो, कहता है टू ट्रायंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। मतलब दो त्रिभुज सर्वांगसम कहे जाएंगे यदि दो भुजा और उसके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और उसके अंतर्गत कोण के बराबर हो जाए, तब मैं दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कहूंगा बाय द क्राइटेरिया साइड एंगल साइड। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एंगल एंगल साइड, और मैंने बताया था कि ये इक्विवेलेंट होता है एंगल साइड एंगल के। हम इसलिए इसको उपयोग में लाते हैं क्योंकि इस पर काम करना हमारे लिए आसान होता है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, ये कहता है कि टू ट्रायंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट if any two angle in one side of one triangle equals to any two angle and corresponding side of other triangle। मतलब यहां पर जो साइड का पोजीशन है वो संगत कर रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन होना चाहिए। मतलब दो एंगल और एक साइड, दूसरे ट्रायंगल का दो एंगल और जो पहले ट्रायंगल का साइड का पोजीशनिंग है वो दूसरे ट्रायंगल का होना चाहिए, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन होना चाहिए। और एंगल एंगल साइड क्या कहता है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल क्या कहता है, इसको मैं इरेज करके फिर से लिख देता हूं। एंगल साइड एंगल ये कहता है कि दो एंगल और उससे उसका इंक्लूडेड साइड मतलब कॉमन साइड आपस में इक्वल हो जाए, ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होता है, तो हम इसको प्रीफर करते हैं, काम करना आसान होता है। उसके बाद हमने पढ़ा साइड साइड साइड, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो एक ट्रायंगल का तीनों भुजा दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग तीनों भुजा के बराबर हो जाए, तब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम कहे जाएंगे बाय द क्राइटेरिया साइड साइड साइड। और उसके बाद जो है वो है RHS, राइट हाइपोटेनस साइड। द ट्रायंगल मस्ट बी राइट एंगल, हाइपोटेनस मस्ट बी इक्वल एंड वन साइड। मतलब ये क्राइटेरिया तभी लगेगा जब ट्रायंगल क्या होगा, वो समकोण होने वाला है, राइट एंगल। दूसरा हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, और तीसरा कोई एक साइड इक्वल हो जाए, तब हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम में कॉन्ग्रुएंट है बाय दिस क्राइटेरिया। इस तीन चारों में से कोई एक मिल जाए मतलब ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट, सर्वांगसम, कोई दिक्कत नहीं। अब ज्यों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो हमको क्या मिलने वाला है, तो त्रिभुज यदि कॉन्ग्रुएंट हुआ तो वो सभी तरह से समान होता है, इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, ऑल रिस्पेक्ट सभी तरह से समान होगा। डिफरेंट यदि किसी चीज का है तो नाम का है, नाम के अलावा किसी चीज का अंतर होने वाला नहीं है। मतलब उसका संगत भुजा बराबर होगा, संगत कोण बराबर होगा, एरिया इक्वल होगा, पेरीमीटर इक्वल, हर एक तरह से समान है। ठीक, ये हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के लिए पढ़ा था। अब अगले क्लास में हम ट्रायंगल के कुछ कुछ प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे। अब हम स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल की तरफ मूव करते हैं, तो पहले कुछ हम इंग्रेडिएंट तैयार करेंगे, फिर हम उस पर चलेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आप ट्रायंगल में मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, ये सब के बारे में, मतलब माध्यिका, कोण समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक, इस सब के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेना है। ठीक, और अब अगले क्लास से हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में मैं करवाऊंगा। तो अगला हमारा जो टॉपिक होगा इस डिफिनेशन, और डिफिनेशन के बाद समद्विबाहु त्रिभुज का मैं प्रॉपर्टी करवाऊंगा। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।